एक इन्वेस्टर के तौर पे मैं कैसे अंदाजा लगा सकता हूँ कि कौन सी कमर्शियल प्रॉपर्टी का फुटफॉल ज्यादा रहने वाला है? उसका कैचमेंट एरिया कितना है, पार्किंग बेसमेंट भी हो, सरफेस भी हो, किसी ने 10-15 मिनट के लिए आना जाना करना है तो वो सरफेस पे पार्क करके अपना काम निपटा सकते। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं गौरव आप सबका स्वागत करता हूँ हमारी इस लेटेस्ट यूट्यूब पॉडकास्ट में। कहते हैं कि एक घर सिर्फ ईंट पत्थर और दीवारों से नहीं बनता, वो बनता है अपनों की खुशियों से, आकांक्षाओं से और सपनों से। और जब चैन की नींद ही ना हो तो फिर ऐसी इन्वेस्टमेंट का क्या फ़ायदा। लेकिन एक रियल एस्टेट कंसल्टेंट, एक रियल एस्टेट एजेंसी वो रोल प्ले करते हैं जो सिर्फ आपकी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर ही नहीं करते बल्कि आपको पीस ऑफ माइंड और एक चैन की नींद देते हैं। और इसीलिए एक ऐसे रेप्यूटेड ट्राई सिटी के कंसल्टेंट आज हमारे साथ हैं, श्री तनुज वैद्य जी। तनुज जी, कैसे हैं आप? बढ़िया सर, आप बताइए कैसे हैं आप? बहुत अच्छा। पिछली पॉडकास्ट में जब हमने बात करी तो हमने रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट की बात तो करी, साथ ही रेजिडेंशियल पे ज्यादा फोकस था। इस बार मैं समझना चाहता हूँ थोड़ा इस बारे में भी कि रेजिडेंशियल हो या कमर्शियल, आप किस तरह से इसको डिफरेंशिएट करते हो, किसमें इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा जरूरी है इन्वेस्ट करना? देखिए गौरव जी, ये डिपेंड करता है कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है। रेजिडेंशियल और कमर्शियल दोनों केसेस में ही आपके एसेट्स बन रहे हैं, ठीक है। लेकिन रेजिडेंशियल जनरली वो लोग खरीदते हैं जिन लोगों का अपना, मतलब वो बेसिकली उनकी इमोशनल नीड से जुड़ा हुआ होता है। वो अपना घर बनाना चाहते हैं, वो अपने घर की छत चाहते हैं, तो वो एक इमोशनल नीड को पूरी करता है। ओके। लेकिन अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो अगर हम कोर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम उसको लिंक करते हैं कि उसके अगेंस्ट हमारे पास ROI क्या आएगा। तो रेजिडेंशियल में ये ROI जनरली 2.5 से 3% पर ईयर के हिसाब से रेंटल आता है। ओके। और अगर हम कमर्शियल में बात करें तो ये 5 से 7% तक भी जा सकता है। राइट, ठीक है। और अगर हाँ, एक चीज़ और कि अगर कोई लोन लेकर अपने एसेट बनाना चाह रहा है तो लोन लेकर रेजिडेंशियल में अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो अच्छा प्लान है, क्योंकि बैंक लोन जनरली कमर्शियल के अगेंस्ट जब हम बैंक लोन लेते हैं उससे रेट ऑफ इंटरेस्ट उसका कम होता है। तो रेजिडेंशियल में हम बैंक लोन करके अगर प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो आपका एक एसेट बन जाता है, आप वहाँ पे रह सकते हैं, आपको कोई रेंट नहीं देना है। और अगर आप उस प्रॉपर्टी को रेंटल में चढ़ाते हैं और आप चाहते हैं कि उसके रेंटल से जो इनकम आ रही है उससे आप EMI पे करना चाहते हैं तो वो सूटेबल है, क्योंकि आपका बैंक का जो इंटरेस्ट रेट है वो कम है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम कमर्शियल की बात करें तो कमर्शियल में क्या है कि बैंक का जो इंटरेस्ट रेट है वो 2-2.5% एक्स्ट्रा होता है होम लोन के अगेंस्ट। ओके, ठीक है। तो कमर्शियल में जब बैंक आपने ज़्यादा इंटरेस्ट दे दिया तो आपका बेनिफिट लोन लेकर कमर्शियल बनाने में नहीं है। बेटर है आपकी 100% सेल्फ फंडिंग की पेमेंट हो तो वो अच्छी बात है। आप 100% पेमेंट अगर सेल्फ फंडिंग करते हैं तो आपको कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट कर लेनी चाहिए। हाँ, आप लोन लेकर कमर्शियल बना सकते हैं, लेकिन उस केस में तब अगर आप एंड कस्टमर हैं, अगर आप अपना एक आउटलेट खोलना चाहते हैं, आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, राइट, तो आप बैंक लोन पे जाइए, क्योंकि आपको किसी को रेंटल नहीं देना है। साथ ही आपका जो बिजनेस है, जो आपका प्राइमरी इनकम सोर्स है, आपके एसेट्स की वैल्यू तो बढ़ी रही है। कमर्शियल जनरली उन लोगों को भी इन्वेस्ट करना चाहिए जो 1 या 2 रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बना चुके। तो अगर उन्होंने 2 इन्वेस्टमेंट्स कर दिए रेजिडेंशियल्स में तो वो एक कमर्शियल इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जिससे उनको अच्छी रिटर्न आ सकती है। मेरा दूसरा सवाल ये है तनुज जी, एज एन इन्वेस्टर रेजिडेंशियल और कमर्शियल दोनों में सक्सेस और रिस्क का रेट सेम है या कुछ डिफरेंस है? अब आप, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था गौरव जी ये। मैं आपको इसमें भी ये बताऊंगा कि दोनों केसेस में सक्सेस रेट और रिस्क इक्वल नहीं हो सकता। रेजिडेंशियल और कमर्शियल में सक्सेस रेट अलग अलग ही रहेगा। रेजिडेंशियल और कमर्शियल का पर्पस अलग है दोनों का। रेजिडेंशियल लोग अपनी नीड के लिए ले रहे हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया। तो रेजिडेंशियल के बायर कमर्शियल के अगेंस्ट हमेशा ज़्यादा ही रहेंगे। लेकिन कमर्शियल एक सेल्फ जनरेटिंग मशीन की तरह है। कमर्शियल में कोई इन्वेस्टमेंट करता है तो आप कमर्शियल इन्वेस्टमेंट से रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। बिल्कुल। बहुत सारे लोगों का वो प्राइमरी इनकम सोर्स बनता है। तो कमर्शियल के लिए आपका थॉट अलग ही रहना चाहिए। तो अगर आप कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप ज़्यादा ROI लेना चाहते हैं, तो बट ऑब्वियस है आपका रिस्क भी ज़्यादा ही रहेगा। अगर उसके कुछ फैक्टर्स पे ध्यान दें तो हम कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट करें तो हम उसके रिस्क को मिनिमाइज जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं। हमने अगर कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट करनी है तो उसकी लोकेशन क्या है सबसे पहले। ज़रूरी नहीं कि वो लोकेशन हाईवे पे रहे, ठीक है, ज़रूरी नहीं है वो लोकेशन हाईवे पे रहे। हाँ, लेकिन उसका जो रोड्स है वो वाइड होनी चाहिए
ट्रैफिक मूवमेंट इजी होनी चाहिए, ऐसा ना हो कंजस्टेड जगह पे हमने बना दिया हो। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके अलावा उसका कैचमेंट एरिया कितना है। कैचमेंट एरिया आप ये मान लीजिए कि जिस जगह पे आप प्रॉपर्टी बना रहे हैं, कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसके आसपास कितना रेजिडेंशियल एरिया है, वो कितने फैमिलीज को अकोमोडेट करता है, वो कैच कर रहा है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर यहीं पे कोई रेजिडेंशियल काफ़ी एरिया है, 5 किलोमीटर के रेडियस में कोई कमर्शियल अच्छा कमर्शियल नहीं है, बिल्डर की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पार्किंग का ध्यान रखे, क्योंकि पार्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्किंग ऑलमोस्ट 10 टाइम ज़्यादा होनी चाहिए जितने नंबर ऑफ यूनिट्स है, राइट। क्योंकि आपके जो शोरूम के ओनर है उन्होंने भी आना है, कस्टमर्स ने भी आना है। और पार्किंग में मेरा यहाँ पे मतलब सिर्फ बेसमेंट पार्किंग से नहीं है, पार्किंग बेसमेंट भी हो, सरफेस भी हो। किसी ने 10-15 मिनट के लिए आना जाना करना है तो वो सरफेस पे पार्क करके अपना काम निपटा सके, राइट। तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने अक्सर देखा है तनुज जी कि काफी सारी जगहों पे कमर्शियल जो यूनिट है वो वेकेंट होता है, तो इसका मतलब पोजेशन तो मिल गया है लेकिन रेंटल कोई नहीं आ रहा है वहां से, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो लॉस में जा रहा है, ये कह सकते हैं। तो अगर ऐसा है तो इसका क्या रीजन आपके हिसाब से हो सकता है? देखिए सर, ये डिपेंड करता है उसकी फुटफॉल पर, कि उस कमर्शियल में फुटफॉल कम है या ज़्यादा है। अगर कहीं पे फुटफॉल कम है तो बट ऑब्वियस है वो वैकेंट रहेगी। लेकिन फुटफॉल कम क्यों है? क्योंकि वहाँ पे ब्रांड्स नहीं आए हैं, या ये कह लीजिए क्योंकि ब्रांड्स नहीं आए हैं इसलिए फुटफॉल कम है। बोथ वेज, ठीक है। तो ये तो एक कॉम्बिनेशन है जिस वजह से बहुत सारी प्रॉपर्टीज आप देखोगे कि वैकेंट है और वो नहीं चल पा रही है कमर्शियल में। तो क्या किसी भी कमर्शियल लोकेशन को रन करने के लिए फुटफॉल जरूरी है? बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फुटफॉल डिपेंड करेगा कि उस कमर्शियल में सेल कितनी हो रही है, और सेल डिसाइड करेगी कि वो कमर्शियल में जो ब्रांड्स आए हैं वो प्रॉपर्टी के जो ओनर है उनको रेंट कितना दे रहे हैं, और आगे इन्वेस्टमेंट्स कितनी आएंगी, राइट। तो फुटफॉल बहुत इंपॉर्टेंट है सर। तो तनुज जी, एक इन्वेस्टर के तौर पे मैं कैसे अंदाजा लगा सकता हूँ, एस्टिमेट लगा सकता हूँ कि कौन सी कमर्शियल प्रॉपर्टी का फुटफॉल ज्यादा रहने वाला है? देखिए गौरव जी, अंदाज़ा और गेस ये ऐसे वर्ड हैं जो ये वो लोग बोलते हैं जो बिना किसी प्रोफेशनल एडवाइस या कंसल्टेंट के बिना कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। तो गौरव जी, कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना उतना ही लॉजिकल है जितना 2+2=4। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि जब हम कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें उसके कुछ फैक्टर्स पे ध्यान देना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, लोकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, कैचमेंट एरिया कितना इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा वहाँ पे ब्रांड्स कौन कौन से आ रहे हैं। अब ब्रांड्स कैसे आएंगे? कि जब उनको लगेगा कि वहाँ पे फुटफॉल ज़्यादा है। अब फुटफॉल आएगा जब उसकी लोकेशन बढ़िया है और वो एक वन स्टॉप सॉल्यूशन क्या है कस्टमर के लिए, राइट। अगर हम, क्योंकि आज के टाइम पे आप ये देख लीजिए कि ट्रैफिक इतना ज़्यादा हो गया है कि हम मैक्सिमम टाइम अपना कार्स में निकालते, तो मैक्सिमम टाइम हम कार्स में रहते हैं। अब जब हम शॉपिंग करने जाना है या कहीं हमने घूमने जाना है, आउटिंग करनी है थोड़ी भी, तो हम चाहते हैं कि अगर जब हम फैमिली के साथ जाए तो हम एक जगह कार पार्क करें, उसके बाद हमें सारी चीज़ें ना वहीं पे ही मिल जाए, चाहे वो शॉपिंग करना हो, चाहे वो कुछ खाने पीने के लिए हो, बच्चों के लिए खेलने के लिए, नियर अबाउट कुछ भी नियर अबाउट, या फिर उसी पर्टिकुलर लोकेशन पे, नियर अबाउट भी नहीं, पर्टिकुलर उसी लोकेशन के अंदर हमें सब कुछ मिल जाए। अगर आप कहीं फेमस, अब यहाँ ट्राई सिटी में कहीं ऐसे फेमस मॉल है जहाँ पे आप देखोगे कि गेमिंग जोन भी है, मतलब रेस्टोरेंट एरिया भी है, शॉपिंग के लिए भी सारी चीज़ें हैं, तो आप एक जगह पे सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो एक वन स्टॉप सॉल्यूशन की तरह कमर्शियल प्रोजेक्ट होना चाहिए। ऐसा ना हो कि ट्रैवल में ही निकल गया, कम्यूट में ही सारा दिन निकल गया, किया कुछ भी नहीं, राइट। तो अब ये चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए किसी भी बिल्डर को। देखिए, अगर ये सारी चीज़ें बिल्डर ध्यान रखता है तो बट ऑब्वियस है कि वहाँ पे फुटफॉल आएगी, फुटफॉल आएगा तो ब्रांड्स भी आएंगे। एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दिमाग में कि एक लीजिंग एग्रीमेंट साइन करवाते हैं बिल्डर्स 9 साल का, लेकिन उसका लॉक इन पीरियड 3+3+3 ईयर्स होता है, इसका क्या मतलब है? देखिए गौरव जी, बिल्डर 9 ईयर की लीज कमिटमेंट दे रहा है, लेकिन वो 3 ईयर्स का लॉक इन पीरियड के साथ है। लॉक इन पीरियड में ये है कि चाहे वो प्रॉपर्टी ओनर हो, चाहे वो ब्रांड हो, वो 3 साल के बाद अपना टर्म्स कंडीशन दोबारा रिव्यू करेंगे कि उन्होंने कंटिन्यू करना है या एग्जिट करना है। तो ये इसका मतलब है 3+3+3 का, राइट। अगर उनको रिव्यू करना है अपनी करंट स्टैंडिंग को, तो वो रीजंस क्या हो सकते हैं? मतलब अगर मैं पॉसिबिलिटीज देखूं, ऐसा क्यों होगा? देखिए सर, पॉसिबिलिटीज इस तरीके से हो जाती है कि ऐसा भी हो सकता है कि ब्रांड आए, 3 साल तक उन्होंने रेंट दिया, लेकिन उनका प्रॉफिट वहां से नहीं निकल पा रहा है क्योंकि फुटफॉल कम है, तो इसलिए वो एग्जिट करना चाहेंगे। ओके। और ओनर के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है कि क्योंकि फुटफॉल बहुत अच्छा है, वहाँ पे सेल बहुत अच्छी हो रही है, वो चाह रहा है कि रेंटल उसका इंक्रीज होए,
तो इसलिए वो रिव्यू करेंगे। वैसे जनरली रेंटल इंक्रीज ही होता है अगर हम कमर्शियल प्रॉपर्टी अच्छी पे चूज करेंगे, तो फुटफॉल अच्छा है, सेल अच्छी है, तो फिर वो जनरली वो कंटिन्यू होएगा। राइट। तो ये सब इंटरलिंक्ड चीजें हैं सर। तो आप कह रहे हो कि एग्जिट करने का ऑप्शन है और वो दोनों की नीड्स को ध्यान में रख के रखा गया है। राइट। तो 9 साल के कमर्शियल लीजिंग एग्रीमेंट में 3 साल के लॉक इन पीरियड के बाद अगर एग्जिट करता है कोई भी पार्टी, तो क्या उसमें शोरूम ओनर को प्रॉब्लम नहीं होगी? जी बिल्कुल प्रॉब्लम होगी, क्योंकि उसका ROI आना बंद हो जाएगा। राइट। लेकिन इसलिए मैं आपको कहना चाह रहा था कि अगर वो किसी प्रोफेशनल एडवाइस के साथ जाएंगे या फिर जो फैक्टर्स मैंने बताए हैं उनका ध्यान रखेंगे, तो ये जनरली होएगा नहीं, क्योंकि फुटफॉल आ ही रहा है। अगर फुटफॉल आ रहा है, सेल हो रही है, तो वो जनरली कंटिन्यूटी में विथ इंक्रीज रहता ही रहता है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम उन फैक्टर्स को ध्यान दे रहे हैं क्या परचेज करते हुए। राइट। सो इसका मतलब फुटफॉल होना इंपॉर्टेंट है, और दूसरा जब हम इतनी मेजर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो खुद का दिमाग लगाने से अच्छा है जो लोग ऑलरेडी इसके एक्सपर्ट हैं, Right. जो मार्केट को समझते हैं, ट्रेंड्स को समझते हैं, इन्वेस्टमेंट को ज़्यादा बेहतर समझते हैं, उनकी एडवाइस ले लेनी चाहिए, बिकॉज दैट इज गोइंग टू सेफगार्ड योर इंटरेस्ट इन द फर्स्ट प्लेस। एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ क्लोज करेंगे, बजट 2024। आपके हिसाब से ट्राई सिटी की मार्केट पे इसका क्या इम्पैक्ट है, लोगों ने क्या राय बनाई है, और आने वाले टाइम में आप कैसे देखते हो इसको इम्पैक्ट करते हुए फ्यूचर ट्रेंड्स को? देखिए, कुछ गवर्नमेंट ने कुछ चेंजेस ज़रूर किए हैं, लेकिन ये इसका मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा कोई इम्पैक्ट आना चाहिए, क्योंकि इसके कुछ मैं आपको कुछ चीज़ें पॉइंट बता सकता हूँ कि गवर्नमेंट ने जो पहले कैपिटल गेन के अगेंस्ट जो टैक्स लगता था 20%, वो 20% से चेंज करके 12.5 कर दिया। लेकिन उन्होंने साथ ही इसमें एक इन्फ्लेशन इंडेक्स का बेनिफिट मिलता था, उसको उन्होंने हटा दिया। देखिए, रियल एस्टेट में जो इन्वेस्टमेंट होती है वो दो तरह से होती है, एक है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बेनिफिट, एक है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बेनिफिट। राइट। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बेनिफिट तो सेम ही है, वो आपको आपके टैक्स स्लैब के हिसाब से आपने उसमें टैक्स देना है। करेक्ट। जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, उसमें गवर्नमेंट ने क्या किया है कि 20% से जो टैक्स है कैपिटल गेन का 20% से 12.5 कर दिया, जिस वजह से क्या होएगा कि टैक्सेशन जरूर कम हो गई है, लेकिन उन्होंने एक इन्फ्लेशन इंडेक्स बेनिफिट को हटा दिया सिस्टम से। उन्होंने बड़े सिंपल वर्ड्स में बोल दिया कि हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, लेकिन ये सिंप्लीफाई नहीं है, इसका एक थोड़ा लॉस है भी। जैसे कि अगर मान लीजिए आपने प्रॉपर्टी ली है आज से 15 या 20 साल पहले, अब आपने एक प्रॉपर्टी परचेज करी है, और इन्फ्लेशन के साथ आप अगर इनकम टैक्स की वेबसाइट में जाएंगे तो आपको वो एक इन्फ्लेशन इंडेक्स का टेबल मिल जाएगा। तो जो इन्फ्लेशन हुई है उसका, अगर आपने फॉर एग्जांपल 2007 में 10 लाख रुपए की प्रॉपर्टी में कोई प्लॉट खरीदा है और आज की डेट में उसका प्राइस है 1,50,00,000 मान लीजिए, तो जो वो प्राइस आज के टाइम पे इन्फ्लेशन के इम्पैक्ट से क्या होना चाहिए, मैंने कैलकुलेशन देखी थी कहीं पे, तो वो 10 लाख रुपए के जो प्रॉपर्टी है वो इन्फ्लेशन के साथ अगर उससे कैलकुलेट करते हैं वो 35 लाख की रेंज में आती है वो प्रॉपर्टी। तो जो टैक्स है वो 1.5 माइनस 35 जो प्रॉफिट आएगा उस पे वो अगर पुरानी रिजीम में जाएंगे तो 20% उसमें देना है। ठीक है। अब गवर्नमेंट ने क्या किया कि अब चेंज हो गया, इन्फ्लेशन बेनिफिट हटा दिया है। अब क्या है कि अगर आपने वो 10 लाख में ली है और आज 1.5 करोड़ रुपए की आपकी प्रॉपर्टी बिक रही है, लेकिन आपका जो बेनिफिट है वो 1,40,00,000 हुआ, तो 1,40,00,000 पे टैक्स लगेगा। लेकिन अगर आप उसमें इंटरेस्ट रेट देखोगे, जो टैक्स का इंटरेस्ट रेट है वो है अब 12.5%। तो अगर आप इस पूरी फिगर को जो मैंने बताया है वो आप कैलकुलेट करोगे तो इसमें आपको बेनिफिट ही होगा। लेकिन कुछ केसेस में ये लॉस भी है। अगर आपकी प्रॉपर्टी पर ईयर 10% से ज़्यादा ग्रोथ करती है तो नई रिजीम में आपको फ़ायदा होएगा। अगर आपकी प्रॉपर्टी 10% पर ईयर के से कम ग्रो करी है तो आपको टैक्स जो है वो ज़्यादा लगेगा। तो ये केस टू केस अलग अलग ज़रूर होएगा। तो एक बात तो होगी जो हमने कैलकुलेशन करी है कि इसमें बेनिफिट है नहीं। सेकंड चीज़ मैं आपको एक डेटा बताऊंगा जो आपको बड़ा अलग लगेगा, और वो डेटा ये है कि 95% लोग कैपिटल गेन टैक्स की तरफ जाते ही नहीं है। वो अपनी प्रॉपर्टी जब सेल करते हैं उसके अगेंस्ट अपना कैपिटल टैक्स बचाने के लिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं। सेक्शन 54 आई थिंक इस 54 ही है, तो उसके अंडर वो सेम है, अभी भी लागू होता है। तो अगर कोई प्रॉपर्टी बेच के जो उसका बेनिफिट है उसके थ्रू विद इन फाइनेंशियल ईयर एक और प्रॉपर्टी ले लेते हैं तो उसको कैपिटल गेन टैक्स देना ही नहीं है। और 95% लोग इसी तरीके से अपनी प्रॉपर्टी को कंटिन्यू करते हैं। सिर्फ 5% लोग ऐसे हैं जो प्रॉपर्टी बेचकर उस पर टैक्स देते हैं। और रही बात इम्पैक्ट की,
तो इम्पैक्ट मैं आपको ये ज़रूर कहूँगा कि जो रीसेल की प्रॉपर्टी है, जिन लोगों ने आज से 10 से 12 साल से प्रॉपर्टी पहले ली थी और अब वो बेचना चाह रहे थे, तो वो लोग ज़रूर होल्ड करना चाहेंगे अपनी प्रॉपर्टी। लेकिन वो धीरे धीरे अभी लोगों को, क्योंकि वो कैलकुलेट करना चाहेंगे, अभी तो आई ये चीज़, अभी वो डिस्कस करेंगे, अवेयरनेस अभी बढ़ेगी, तो उसका कहीं ना कहीं वो फिलहाल इम्पैक्ट ये है कि 1.5-2 साल के लिए रीसेल की प्रॉपर्टी, जो पुरानी प्रॉपर्टीज़ है, उसकी सप्लाई ज़रूर रुक सकती है। लेकिन अगर कोई फ्रेश प्रॉपर्टी ले रहे हैं या शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स के लिए कोई कर रहे हैं, या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को ट्रेड करना चाह रहे हैं, तो उसमें कोई इम्पैक्ट आएगा नहीं। That was Mr. Tanuj Vaid, realtor from Tri-City. Thank you very much for all the insightful answers, Tanuj ji. थैंक यू जी। This is Gaurav Kalra signing out until my next video. For more information about real estate investment in India and Tri-City, please stay connected to our YouTube channel. Thank you.